प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीएससी प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम बीएससी प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर अकशेरुकी अर्थात इनवर्टिब्रेट्स के अंतर्गत एस्केरिस के परोपजीवी अनुकूलताएं जो होती है उसका अध्ययन करेंगे। इंग्लिश में कहें तो पैरासाइटिक एडेप्टेशन ऑफ एस्केरिस। किताब में एस्केरिस के परोपजीवी अनुकूलताएं के नाम से लिखा हुआ है। चूँकि एस्केरिस नीमेटोडा का सदस्य है, इसलिए पैरासाइटिक एडेप्टेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू दी नीमेटोड्स के अंतर्गत भी यही कंटेंट काउंट किया जाएगा। यह अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रेम सिंह चौहान से आचार्य प्राणीशास्त्र। एस्केरिस के परोपजीवी अनुकूलनों में सभी जानते हैं कि एस्केरिस मानव की आंत्र का परजीवी है और परोपजीवी जीवन व्यतीत करने के लिए और आंत्र के भीतर या आंत्र की अवकाशिका में जब एस्केरिस पाया जाता है तो उस वातावरण के अनुसार इसमें अनुकूलताएं विकसित हो जाती है। इन अनुकूलताओं को हम पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहली बात है कि एस्केरिस यदि मानव की आहार नाल की अवकाशिका में रहता है तो आहार नाल के द्वारा अनेक प्रकार के पाचक एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। ये पाचक एंजाइम सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को पचाने में आवश्यक होते हैं। एस्केरिस आहार नाल में रहता है तो एस्केरिस भी पच जाना चाहिए, किंतु उससे बचने के लिए एस्केरिस की जो शरीर की भित्ति है, बॉडी वॉल ऑफ द एस्केरिस, जिसका हमने पिछली कक्षा में अध्ययन कर दिया है कि इसमें बारक्योर क्यूटिकल है। क्यूटिकल के पश्चात इसमें एपिडर्मिस पाई जाती है और एपिडर्मिस के बाद में लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर पाई जाती है और क्यूटिकल जो है विभिन्न स्तरों की बनी होती है। तो इसके शरीर के ऊपर एक दृढ़, मोटी, प्रतिरोधी क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है जो एस्केरिस को या एस्केरिस के शरीर पर पाचक रसों के प्रभाव से इसको बचाए रखता है। साथ ही क्यूटिकल वाली जो लेयर है उसमें या एस्केरिस की जो एपिडर्मिस है उसके द्वारा जो पाचक रस होते हैं जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं, उन एंजाइमों के प्रभाव को निरावेशित करने के लिए एंटी एंजाइम का स्रावन किया जाता है। ये एंटी एंजाइम्स जो होते हैं पाचक रसों के प्रभाव को निरावेशित करके एस्केरिस को पचने से रोकते हैं या एस्केरिस पर इनका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा एडेप्टेशन यह है कि हमने पिछले दो पैरासाइट्स में पैरासाइटिक एडेप्टेशन देखे हैं। इन पैरासाइटिक एडेप्टेशन में हमने देखा कि जो एंडोपैरासाइट है, जो सेस्टोड्स है या फिर जो ट्रीमेटोड्स हैं, उनका डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है और उन एंडोपैरासाइट के रूप में रहने के लिए, यानी जो पोसी है उसके शरीर में रहने के लिए उनके शरीर पर चूसक या हुक्स पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से ये अपने आप को जो पोसी है उसके शरीर में रोके रखते हैं। किंतु एस्केरिस को यदि हम देखें तो एस्केरिस में ऐसे कोई सकर्स या हुक्स उपस्थित नहीं है जो इसको पोसी के शरीर में रोके रख सकें। इसलिए पोसी के शरीर में रहने के लिए एस्केरिस में एक विशेष प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है, लेटरल मूवमेंट पाया जाता है, जो आंत्र में पेरिस्टेलिसिस होती है, क्रमांकुंचन, और क्रमांकुंचन क्रिया के कारण आंत्र के अवकाशिका में जो भी पदार्थ होता है वो पीछे की ओर खिसक जाता है, बाहर निकल जाता है। तो नाल की आंत्र में रहने के कारण एस्केरिस भी बाहर निकल जाना चाहिए, किंतु एस्केरिस बिना चूसकों या बिना हुक के भी आहार नाल की अवकाशिका में इसलिए बना रहता है कि उसमें विशेष प्रकार की गतियाँ पाई जाती है। ये विशेष प्रकार की गतियाँ इस
एस्केरिस के शरीर पर क्रमांकुंचन गतियों के प्रभाव को कम करके ये अपने आप को आहार नाल में रहने के समर्थ बनाती है। कौन सी इसके जो विपरीत गतियाँ होती है जो इसके इसको प्रचलन क्षमता के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा जो एडेप्टेशन है उसमें, क्योंकि ये परपोषी की आहार नाल में रहता है तो पचे पचाया भोजन वहाँ पे उपलब्ध रहता है। उस पचे पचाया भोजन को ग्रसनी की जो पंपिंग एक्शन है उस पंपिंग एक्शन के द्वारा चूज करके अंदर की ओर ग्रहण कर लिया जाता है। तो उसकी ग्रसनी जो होती है वो मस्क्यूलर या पेशीय ग्रसनी होती है। पचा पचाया भोजन है उसको ग्रहण करा ग्रसनी की पंपिंग एक्शन के कारण, तो इससे भोजन को और आगे पचाने की जरूरत नहीं, इसलिए पाचन ग्रंथियों का या अभाव होता है और आहार नाल जो होती है इसकी बिल्कुल सरल प्रकार की आहार नाल इसमें पाई जाती है। इसके द्वारा जो पूर्व पचित भोजन ग्रहण किया इसलिए पाचन ग्रंथियाँ भी अब अनुपस्थित है और आहार नाल भी इसमें सरल प्रकार की है। इसके अलावा हमने ये कहा है कि जितने भी एंडोपैरासाइट्स हैं वो ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ मुक्त ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती है। जब मुक्त ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये श्वसन की क्रिया करते हैं और जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको अवायुवीय श्वसन या एनॉक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एस्केरिस भी पैरासाइट है इसलिए इसमें भी एनॉक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। एनॉक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन के साथ ही ये जो जंतु है इसमें मेटाबॉलिज्म की दर जो होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि एनॉक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस होता है और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो एटीपीज हैं उनकी संख्या बहुत कम है, यानी ऊर्जा की मात्रा कम है। जब ऊर्जा की मात्रा कम उत्पादित हो रही है तो वो ऊर्जा खर्च भी कम करता है, इसलिए इसकी जो है वो उपापचयन की दर भी बहुत धीमी होती है। इसके अलावा पचे पचाया भोजन विसरण की और चूषण की क्रिया के द्वारा ये अवशोषण के द्वारा अवशोषित करता है, तो इसके शरीर में सीलोम पाई जाती है और ये सीलोम कहलाती है सूडोसीलोम। और सूडोसीलोम की उपस्थिति के कारण सूडोसीलोम में सूडोसीलोमिक फ्लूइड भरा रहता है जो इसके पचे पचाए भोजन को पूरे के पूरे शरीर में संचरित करने का कार्य करता है, इसलिए इसमें परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है और श्वसन तंत्र का भी अभाव होता है। अब आगे वाले एडेप्टेशन में यदि हम बात करें तो ये परोपजीवी की आंत में रहता है, इसलिए परभक्षियों से सुरक्षित रहता है और परभक्षियों से सुरक्षित रहने के कारण इस पर किसी विशेष प्रकार के जो सेंस ऑर्गन या ज्ञानेंद्रियों का इसमें पूर्णतया अभाव होता है कि इसमें ज्ञानेंद्रियाँ नहीं पाई जाती है। क्योंकि ये मोनोजेनेटिक है, एक पोषी में अपने जीवन को पूर्ण करता है, इसलिए इसको एक पोषी से दूसरे पोषी में जो स्थानांतरण का कार्य है उस स्थानांतरण का कार्य की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही पैसिव प्रक्रिया होती है, यानी निष्क्रिय प्रक्रिया होती है और इस निष्क्रिय प्रक्रिया से गुजरने के लिए इसको बहुत बड़ी संख्या में अंडे देने पड़ते हैं। इसके जो भ्रूणित अंडों जो होते हैं परपोषी द्वारा अचानक ही भ्रूणित अंडों को निगल लिए जाने पर यह निर्भर करता है। अंडों को निगल लिए जाने पर ही जो है संक्रमण सफल हो पाता है और ये कार्य बहुत ही कठिन होता है, इसलिए और इसका परपोषी भी जब विशिष्ट पोषी के मिलने के लिए ये बड़ी संख्या में अंडे देता है। ये होस्ट स्पेसिफिक भी है। होस्ट स्पेसिफिक से अभिप्राय यह है भैया कि जिस जीव का यह परोपजीवी होता है उसी जीव में संक्रमण करता है। यदि सूअर का परोपजीवी है तो सूअर में ही संक्रमित करेगा, मानव में संक्रमण नहीं कर सकता, और मानव का परोपजीवी है तो मानव में ही संक्रमण करता है। इसके अलावा इसके अंडों का जो है भ्रूणिक विकास नहीं होता यदि दूसरे पोषी में इसका संक्रमण होता है तो। अब निगले जाने से पूर्व अंडों का जो है अंडे जो निगल रहा है उस अंडे में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की एक विशेष स्टेज को यदि पार कर लेता है तो उसके पश्चात ही इसका इन्फेक्शन संभव हो पाता है। यदि पूर्ण जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं हुआ और उससे पहले अंडों को किसी पोषी ने ग्रहण कर लिया है तो वो अंडे डाइजेस्ट हो जाते हैं
और इसके अलावा अंडों में जो विकास होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसके लिए भी जो स्पेसिफिक कंडीशन है, जब इसका तापमान जो होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तब इसका डेवलपमेंट जो है पर्याप्त रूप से हो पाता है। दो बातें और इसके परिसर शो कर रखी है, यदि 60 डिग्री फ़ारेनहाइट या 15.5 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर हो तो फिर इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इन सभी बाधाओं को पार करने के लिए प्रयोगजीवी बहुत बड़ी संख्या में अंडे देता है और इन अंडों को कहे तो एस्केरिस 1 मिनट में 162 अंडे, एक दिन में 2,34,000 अंडे और इस प्रकार कुल मिलाकर एक रिप्रोडक्टिव सीजन में यह 2,70,00,000 तक अंडे देता है। इतनी अधिक संख्या में अंडों का उत्पादन इसलिए भी रहता है क्योंकि इसका जो है अलैंगिक जो है जनन के माध्यम से इन अंडों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। जैसे कि फैसुला हेपेटिका में जर्म सेल्स पाई जाती है जो आगे से आगे उसकी जो रिप्रोडक्शन की रेट है या उसका जो प्रोडक्शन है उसको प्रोलिफिक करती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। और लास्ट में कि कोई भी उपयुक्त या निश्चित प्रपोषी नहीं मिल पाता है तो पर्यावरण की अनुचित दशाओं में सुरक्षा हेतु इसके ऊपर प्रतिरोधी कवच बन जाता है, पर जिससे वर्षों तक ये अंडे सुरक्षित रह सकते हैं। अंडों का बहुत छोटा आकार है, प्रतिरोधी स्वभाव है, इसलिए इसका विकिरण दूर दूर तक हो पाता है और एक संक्रमित मनुष्य से दूसरे मनुष्य में संक्रमण करने के लिए किसी मध्यवर्ती पड़ोसी की इसकी ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट इसका जो है मध्यवर्ती के अभाव में इसका संक्रमण होता है। तो इन सभी जो विशेषता होती है एस्केरिस के पैरासाइटिक एडेप्टेशन में सम्मिलित की जाती है। आज का अध्याय हमारा यहीं पर समाप्त होता है।